इस तरीके से जाएगा, ऐसे 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 वेव की तरह, देख रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एसी, देख रहे हो ना, जितना बड़ा एरिया, जैसे ये एरिया बहुत बड़ा है, इसका तार का एरिया बहुत बड़ा है, तो अगर एरिया बहुत बड़ा है तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत कम है, क्योंकि वह इनवर्स प्रोपोर्शनल है। रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए फिजिक्स के नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले क्वेश्चन में दो चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। हमने दो चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए, एक तो आपका लाइट हो गया, एक आपका था ह्यूमन आई के बारे में। तो इन चैप्टर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, पार्ट नंबर 2 जो होगा उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीजों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक की चीजें बताऊंगा, बिल्कुल सही तरीके से आप ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, जो जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल आसान आसान जल्दी जल्दी में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है जी। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, ये चीज तो आपको आती है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनिए यहाँ पे, अब जो चार्ज होता है हमारा, चार्ज के ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम होती है, ध्यान रखिएगा। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब सुनो आगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, माइनस पहले तो लगाओगे, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 कूलम, ठीक है। और एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है आपका प्रोटॉन, इसके अंदर कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 9, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कूलम, ठीक है। यहाँ पे 9 आएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 19 है और यहाँ पे क्या आपका 9, एक बार हम चेक करना चाहेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ पे 19 है, इसलिए मुझे थोड़ा गलत लग रहा था, छोड़ो हमने चेक कर लिया इसको। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 19 कूलम, तो क्या ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपका प्रोटॉन हो, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 होता है। यहाँ पे बस नेगेटिव और यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक है। 19 है, 10 की पावर माइनस में 19 है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, पॉजिटिव पे आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है और आपका प्रोटॉन पे कितने का चार्ज होता है, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे आपके दो चार्ज है, जैसे कि हमारा हो गया पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव है। एक बात बताओ, ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे, है ना। ये देखो, ये क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा कैसे पता करेंगे, ठीक है। या फिर मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हमने बोल दिया, मान लीजिए दो चार्ज है, एक तो चार्ज नंबर 1, एक चार्ज नंबर 2, एक चार्ज नंबर 1, एक चार्ज नंबर 2। मान लो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स से करेंगे ना भाई, जैसे ये है और ये है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के जो सेंटर के बीच की दूरी होती है उसको हमने r बोल दिया, और जो फोर्स निकालने का तरीका होता है k q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम फोर्स निकाल लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, k q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर, k क्या आपका कांस्टेंट है। इतना कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कूलम लो, कौन क्या बोलते हैं इसको, कूलम लो। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब सो स्टूडेंट, उसके बाद देखिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो ये, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा यूनिट इसकी ध्यान रखिए, ऐसा यूनिट क्या होगा, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या कूलम और यहाँ पे क्या हमारा नीचे टाइम है, तो इसको हम सेकंड में नापेंगे, यानी कि कूलम पर सेकंड। अभी जो कूलम पर सेकंड इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर, यानी कि एक कूलम, देख सकते हो, एक कूलम सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर होती है। अब कोई पूछ ले एक एम्पियर में कितने आपके ये होते हैं, यानी कि इस तरीके से आपका क्या रिलेशन कूलम और सेकंड में, तो आप बोलोगे एक एम्पियर बराबर एक कूलम एक सेकंड होता है, पर सेकंड, ठीक है ना, एक कूलम पर सेकंड, ठीक है भाई। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है, आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे, मान लो हमारे पे एक सर्किट है, उस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है उसको हम नापेंगे कैसे, किस डिवाइस का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हम किसका यूज करते हैं, एम मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे इसको नापना है तो मुझे ज्वाइन भी करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास सर्किट है, तो सर्किट में मुझे इसको लगाना भी तो पड़ेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट नापना है तो इसको मैं कैसे लगाता हूँ, सीरीज में लगाता हूँ। सीरीज का मतलब समझ गए, जैसे मान लो यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे स्विच है, तो हम इसको ऐसे सीरीज में लगाएंगे, मतलब ये तार जैसे जॉइंट है, ऐसे
ये क्या हमारा बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका स्विच है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एम मीटर को लगाएंगे, यानी कि इसी तरीके से सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में, है ना, पैरेलल नहीं लगाएंगे। तो क्लियर हो गया कैसे लगाते हैं हम इसको, सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट है हमारा, हाँ एक और चीज देखो, टाइप्स देखो। इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप्स होते हैं, बहुत अच्छा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप्स होते हैं, एक तो हो गया आपका डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और आपका होता है एक एसी, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो मैं दोबारा बताता हूं, टाइप्स आपके होते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। अब जो डीसी होता है ना, डीसी वो सीधा चलता है ऐसे, देखो ये जैसे यहां से यहां इसको जाने तो कैसे जाएगा, ऐसे सुख, इस तरीके से। लेकिन जो हमारा एसी, एसी कैसे जाएगा, देखो यहां से इसको इस तरीके से जाएगा, ऐसे 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 वेव की तरह, देख रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एसी, और एसी हो गया ये, और डीसी हमारा सीधा जाता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये कैसे जाता है, इस तरीके से आपको घूमते हुए जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि क्या करता है, यूनिट डायरेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यूं निकलता है बिल्कुल। और लेकिन ये क्या करता है, चेंज करता है, क्या डायरेक्शन को अपनी चेंज करता है। अब इसको देखो बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमने देख सकते हो कैसा है आपका, सीधा जा रहा है बिल्कुल टाइम के साथ, कैसे सीधा। और ये देखो इस तरीके से ऐसे वेव के मोशन की तरह ही जा रही है। क्लियर हो आपको, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ज्यादा दूरी कौन टैप कर पाएगा, एक बात बताओ, ज्यादा दूरी तो कौन टैप कर पाएगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे जाना है, ये हमारा क्या, यहाँ से डायरेक्ट करंट निकला, तो ज्यादा दूरी तक कौन जा पाएगा। देखो पहले तो मान लो, यहाँ देखो सुनो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। जैसे यहां से मान लो मुझे पटना भेजना है, यहां से मुझे लाइट को कहां भेजना है, पटना भेजना है, या फिर कहीं भी मान सकते हो, मान लो मुझे किसी भी स्टेट में भेजना है, मुझे मुंबई भेजना है। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे मुंबई भेजना है किसको, करंट को, तो बताओ डीसी पहले पहुंच जाएगा, है ना, डीसी पहुंच जाएगा या फिर एसी पहुंचेगा, किसको मैं यहाँ पे बताओ, किसको मैं यूज करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एसी बहुत ज्यादा दूरी तक तय कर सकता है, एसी जो है बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकता है। क्यों तय कर सकता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो जो डीसी होता है ना, चलता तो तेज है, देखो चल तो तेज रहा है, लेकिन देखो अगर आप जल्दी जल्दी भागते हो तो क्या हो जाएगा, थक जाओगे ना, थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे। लेकिन ये क्या जा रहा है, स्लो 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 स्लो, तो बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकता है। तो स्लो स्लो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकता है एज कंपेरिजन टू डीसी। ये चीज क्लियर हुई आपको। और अगर डीसी आप जल्दी जल्दी भाग रहे हो, जल्दी जल्दी भाग रहे हो, जल्दी जाके थक भी तो जाओगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, हम आपको बताना है कि कौन सा जाएगा, एसी जाएगा, ठीक है। कम दूरी तक कौन जाता है, आपका डीसी, यानी कि डीसी ज्यादा दूरी तक जा नहीं सकता, क्योंकि भाई पहले रफ्तार पकड़ के जा रहा है, तो भाई समझ रहे हो ना, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। उसके बाद क्या है कि शॉक किसका ज्यादा होगा, आप खुद सोचो। देखो यहां पे आपको मान लो यहां से आपका डीसी करंट आया, सुप, देखो बहुत तेजी से आ रहा है, सुप, इस तरीके से, तो कौन किसका शॉक ज्यादा होगा, देखो ना, डीसी आपका ऐसे आ रहा है, सुप, और यहाँ पे एसी ऐसे जुप, तो बताओ किसका करंट आपको जाते लगेगा, भाई डीसी का। डीसी बहुत तेजी से आता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो शॉक होता है सबसे ज्यादा किसका डेंजर होता है, डीसी का होता है। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसका फॉर्मुला क्या होता है। देखिए फॉर्मुले के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका फॉर्मुला, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या आपका चार्ज है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जैसे हम वर्क डन को किस में नापते हैं, आपको पता होना चाहिए वर्क डन की ऐसे यूनिट होती है जूल, तो जूल पर कूलम, ठीक है, जूल आपका हो जाएगा पर कूलम, ठीक है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यानी कि कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और इसको हम कैसे लगाते हैं, सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। लगाएंगे, देखो इसके पैरेलल लगाएंगे, यहाँ पे हो गया हमारे वोल्टेज, ठीक है, इस तरीके से, इसको हमने वी नाम दे दिया। तो वोल्टेज को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, कैसे पैरेलल लगाते हैं। और लेकिन जो हमारा एम मीटर होता है, एम मीटर को हम यहीं पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में ही। तो इसको ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, इन्होंने बोल रखा है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आपको ध्यान रखना है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10th लेवल तक के लिए, तो ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है आपका कि जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज जो होता है किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये ध्यान रखना आपको, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यानी कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। यानी कि अगर मैं यहां से इसको हटाऊं, जैसे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन ये आपको दिख रहा होगा, इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। ये आर दिखा आपको, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ चुका है आपका आर। ये जो आर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसी की वजह से जो तार में रुकावट आती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कोई कुछ ना कुछ मटेरियल, देखो तार का जो मटेरियल है कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसको रोकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये क्या निकाला, ये क्या निकल गया, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सिंपल कुछ करना है क्या, देखो ये V इधर है, I को इधर भेज दो। V का मतलब वोल्टेज है, I का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, V अपॉन में I। ये क्या हमारा R यानी कि रेजिस्टेंस है। एक बात तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम। तो हमने लिख दिया ओम। अच्छा 1 ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट अपॉन में एंपियर। तो वोल्ट
पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सुनिए, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब सुनो, अब जो है हमारा, अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। मान लो ये वायर है, ये हमारा वायर हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इस वायर में से आप करंट पास करा रहे हो, तो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट जो होगी इसमें, वो किस पे डिपेंड करेगी। मान लो इसी टाइप से आप बहुत मोटा इस तरीके से वायर ले लो, तो मैंने बंडल ले लिया, मान लो मार्कर्स का बंडल लिया इस तरीके से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से एरिया इसका बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ जाता है तो क्या इसका रेजिस्टेंस और भी बढ़ेगा। या फिर अगर मैं मान लो उन सभी मार्करों को ऐसे ऐसे लगा दूं, ऐसे ऐसे इस तरीके से इसमें ज्वाइन कर दूं पीछे पीछे, अब मैं करंट पास कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, सबसे जल्दी करंट किसमें से पास करेगा। अच्छा, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए जो चीज मैं बता रहा हूं। तो यहां पे सुनो, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। लेंथ के भैया प्रोपोर्शनल होता है, जितनी बड़ी लेंथ, जितनी बड़ी वायर, उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस आएगा, और जितनी मोटी वायर उसमें उतना कम क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। यानी एरिया देख रहे हो ना, जितना बड़ा एरिया, जैसे ये एरिया बहुत बड़ा है इसका, तार का एरिया बहुत बड़ा है, तो अगर एरिया बहुत बड़ा है तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत कम है, क्योंकि वह इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा वायर का, अगर एरिया बढ़ेगा वायर का, तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर लेंथ बढ़ाओगे भैया, तो लेंथ बढ़ाने में एक दिक्कत है, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना ही बढ़ना है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद सुनिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो आज बन जाएगा आपका आर इज, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ एल अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, एल। अब देखो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से, इसको बोलते हैं रो। ये क्या हमारा रो, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा रो एल अपॉन में ए। ये चीज क्लियर हो गई, ए क्या आपका एरिया है। अब देखो ये रो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, रो क्या हमारा रेजिस्टिविटी है। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अलग चीज होता है, रेजिस्टिविटी अलग चीज होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल के लिए निकाल जाता है, जैसे आपका वायर का वायर जो भी मटेरियल से बन रखा है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, तो इसको हम रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बताओ, देखो क्लियर नहीं हो रहा, एक बार ध्यान से सुनना, मैंने जो चीज आपको बताई बस ध्यान रखो कि रेजिस्टिविटी यानी कि मेरा मतलब रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपके वायर की लेंथ पर और आपके एरिया पे। अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, है ना, कम होगा, खुद सोचो ना। और अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ पर रो का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी। अब देखो मैंने रो को यहीं पे रहने दिया, ए को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आर ए, नीचे एल आ जाएगा इसके, तो एल हो गया। अब एक बात, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, देखो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया का भाई मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम पर मीटर। ओम मेरा मतलब पर मीटर नहीं, ओम मीटर, ठीक है भाई। देखो गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहूंगा। हाँ, क्या यहाँ पे ओम मीटर, यहाँ पे पर नहीं लगाना, पर कब लगाते हैं, जैसे इस वाले केस में देखो ये ऐसे हो गया ना, नीचे जब आता है फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम है, तो इसका मतलब चार्ज पर टाइम, है ना, चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा ओम मीटर, क्या होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब समझिए। मान लीजिए आपके पास तीन, इस तरीके से कोई भी आप तीन वो मान सकते हो कि उपकरण है आपके घर में। उपकरण का क्या मतलब है, देखो एप्लीकेंस है। इसका मतलब क्या है, एक मान लो आपकी टीवी हो गई, यानी कि R1 क्या हमारा टीवी है, ये आपका कूलर हो गया, ठीक है, कूलर बोल दिया, और ये हमारा नेक्स्ट क्या हमारा एसी है। अच्छा जी, अगर आप इन तीनों को ऐसे लगाते हो, जैसे ये टीवी, ये अगला कूलर और ये अगला क्या हमारा एसी है, तो अगर आप इन तीनों को एक साथ लगा देते हो ऐसे और वायर से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। यानी कि कैसे लग गया आपका, सीरीज में लग गया, एक ही लाइन में लगा है ना, सीरीज में लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले ध्यान देना यहां पे ध्यान से, क्या मैं बोलना चाहता हूं, पहले सुनो। यहां पे जो आपका टीवी था, यहां पे जो आपका कूलर था और यहां पे जो एसी था, इन सभी में जो है अगर आप सीधे जोड़ते हो तो करंट तो सेम होगा। करंट क्या होगा, टीवी में भी सेम करंट जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा जो कूलर था, और एसी में भी सेम करंट जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि करंट क्या होता है, सेम होता है। कब सेम होता है, जब हम उसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो करंट क्या होगा भाई, सेम होगा, लेकिन वोल्टेज अलग होगा। निकालने का तरीका क्या है, यहां पे आप चीज ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि करंट सेम होगा। अब सुनो, अगर आपको इसमें पूरा निकालना हो कि पूरा रेजिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालेंगे, आरएस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश जितना भी हो आपको, उन सबको आप जोड़ दोगे, निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, अगर यही जो है आपके तीनों चीज अगर पैरेलल में लगा देते हो, जैसे हमारा टीवी हो गया, अगला क्या था हमारा कूलर, ये क्या हमारा एसी, अगर हम इस तीनों को कैसे लगाते, पैरेलल लगा देते हो, तो पैरेलल वाले कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो होता है कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन करंट सेम नहीं होता। वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम होता है। देखो वोल्टेज जो है सेम है, लेकिन करंट सेम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ध्यान रखना, सीरीज वाले कंडीशन में करंट सेम,
पैरेलल वाले कंडीशन में वोल्टेज सेम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मुझे इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए, टोटल रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालोगे? निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर हो आपको? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक जेन्युइन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान लो आपके पास ये तीनों चीजें जैसे टीवी, कूलर और एसी, तो आप उसको कैसे लगाना पसंद करोगे? बिजली, अब बताइए कैसे इनको लगाओगे? आप सीरीज में लगाओगे या फिर पैरेलल लगाओगे, ताकि आपका जो है रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो बताओ कैसे लगाओगे? अगर आप इन तीनों को पैरेलल में लगाते हो, एक बार आंसर दो, एक बार आंसर दो मेरे को कमेंट बॉक्स में। हो गया 1 2 3 4, चलो ठीक है। अब सुनो, कैसे लगाओगे आप इन तीनों को? आप लगाना पसंद करोगे पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल वाली कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा बहुत कम आएगा। अगर किसी चीज में रेजिस्टेंस बहुत कम है तो आपका बिजली बिल बहुत कम आएगा। क्लियर हो? आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला है कि आप कैसे लगाओगे? पैरेलल लगाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस भैया कम है तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत सही से पास कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल वाली कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो कम आता है एज कंपैरिजन टू सीरीज वाले के। तो यहां तक क्लियर हो आपको? और सीरीज वाले में जो आपका करंट सेम है सब में, और यहाँ पे क्या आपका पैरेलल वाले में वोल्टेज आपका सब में सेम होने वाला है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला देखो, सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ध्यान रखो। इनके इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लिखते हैं V इंटू में T। क्या लिखते हैं? V इंटू में T। V का मतलब क्या आपका? V का मतलब हो गया वोट, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मेरा मतलब, और यहाँ पे I का मतलब क्या है? करंट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में इलेक्ट्रिक करंट। और एक चीज देखो, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है V बराबर क्या है? V बराबर है RI। तो V बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो RI लिख दिया, I तो पहले से ही था, तो I का स्क्वायर और R लिख सकते हैं, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऐसा यूनिट क्या होती है? क्योंकि पावर है तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। तो मैं पे क्या लिखेंगे? वाट। ये ध्यान रखना, WATT, वाट बोला है मैंने। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो हमारा क्या, इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या बात है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये जो आपका पावर निकला है, पावर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से, तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी भी निकल जाएगा। इसको हम किससे नापते हैं? मेरा मतलब ऐसा यूनिट क्या है इसकी? जूल है। तो क्लियर हो आपको? बहुत बढ़िया। देखो पावर का मतलब क्या है? V को I से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करेंगे हम? जो आपका P निकल रखा है उसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? जूल। और इसकी क्या होती है? हमारी वाट होती है। बताओ इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज सुनना, और इसको आप टिक लगा के रख लेना। सुन लो, 1 किलोवाट घंटा में कितने आपके जूल होते हैं? तो आपको ध्यान रखना 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी लिख लो कहीं पे कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? आपके इतने जूल होते हैं, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6। ये चीज आप ध्यान रखो, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं। जैसे मान लो आप पे NaCl था, ठीक है। अब आपने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी पास करा, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये करते कैसे? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे पे टैंक है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, आपका इलेक्ट्रोड नंबर 1 और ये हमारा इलेक्ट्रोड नंबर 2, जिस पे पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे देखो कनेक्ट कर रखा है मैंने बैटरी से, जिस पे पॉजिटिव साइन आया उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, और जिस पे आपका नेगेटिव साइन आया उसको क्या बोलेंगे? हम कैथोड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको लिक्विड दिख रहा है कुछ ऐसा? मान लो इसके अंदर लिक्विड है, यहाँ पे देख रहे हो नीचे की तरफ, ये इस तरीके से, ये क्या हमारा लिक्विड है। अभी लिक्विड है क्या? एंड जो आपको यहां पे दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म का दिख रहा है ना आपको, लिक्विड फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये क्या आपका? ये तो एसिड है या फिर बेस होगा। एसिड का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब एक चीज सुनो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं आपके? HCl होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaCl होता है। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये याद होगा। अब सुनो, हमने क्या करा? इसके अंदर ये डाल दिया, या तो मोल्टन स्टेट में डालेंगे या फिर हम एक्वायस स्टेट में इसको डाल देंगे। मोल्टन का मतलब क्या? हम पिघला के डालेंगे ना इसको। अब देखो ना, NaCl कैसा? आपका सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ना पास करेगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा इसमें से? अब देखो इसके अंदर हमने डाल दिया ये। अब हमारा काम क्या है? ये देखो ये जो हमारा पॉजिटिव साइन है जिस इलेक्ट्रोड पे, हम इसको क्या बोलते हैं? एनोड, और जिस पे नेगेटिव साइन है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। अब मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा। एक बात सुनो, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? देखो Na अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा Na+ और Cl नेगेटिव, आपको पता है ना, ठीक है, Na+ और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये आयंस में टूट चुके हैं। ये क्या हमारा आयंस है? दोनों क्या आयन? एक तो पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। अब देखो ये जो Na है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली चीज हम क्या बोलते हैं? देखो इसको बोलेंगे कैटायन, और ये क्या हो जाएगा? आपका एनायन। अब देखो यहाँ पे इसके पास नेगेटिव साइन है, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव साइन है, तो इस पॉजिटिव वाले को खींच लेगा, यानी कि कैटायन जो था उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और सेम इस तरीके से जो आपका Cl था, Cl पे क्या साइन है? नेगेटिव। और ये देख सकते हो ये वाला इलेक्ट्रोड जो था, ये इलेक्ट्रोड कैसा साइन था इसके पास? पॉजिटिव का, यानी कि एनोड जो था
उसके पास कैसा पॉजिटिव का साइन, इसके पास कैसा नेगेटिव का साइन, तो ये क्या करेगा जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, इसको हम बोलेंगे एनायन। तो एनायन कहां चिपकता है ये चीज आपको ध्यान रखना है। एनायन कहां पे चिपकता है आपका एनोड पे, और कैटायन कहां चिपकता है आपका कैथोड पे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखो बिल्कुल आपको क्लियर रखना है, मैंने आपको जो जो चीजें बताई है कि होता क्या है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, किसको ब्रेक करते हैं, केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। ठीक है जी, आपको क्लियर कर दिया। अब एक दो चीजें और रह गई वो मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। आपकी बुक में एक और चीज मेंशन था, वो मैं लिख नहीं पाया था आपके बोर्ड पे जगह कम होने के कारण। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ, ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैं उससे पता करता है कि वहां पे है या फिर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, क्या करता है, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है। ये नापता नहीं है, ये नहीं नापेगा कि कितना करंट है इसके अंदर, बस ये बताएगा हाँ जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है या फिर नहीं है। जैसे आपने टेस्टर देख रखा है, जो टेस्टर होता है भाई आपने देखा होगा ना, आप जैसे किसी भी चीज में लगाते हो तो बस वो ये बताता है कि वहां पे अगर लाइट जल जाती है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे, और नहीं जलती तो नहीं है। तो इसीलिए आपको याद रखना कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या काम करता है, सिर्फ ये बताता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है। तो इसका यही काम होता है। देख लेते हैं एक बार, ये लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, बस इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट है, इस तरीके से आपको ये डायरेक्शन बताता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आपकी बुक में ये मेंशन था। ठीक है, अच्छा अब जितना भी टॉपिक हो सकता था मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, जितनी भी मैंने चीजें बताई है। अगर आपको क्लियर हुई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट 100% कीजिएगा, मैं आप सबका वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट, सो इसी के साथ पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।